हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको दिलचस्प लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। आज हमें देखना है वेरिएबल प्लेन के ऊपर क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वेरिएबल प्लेन variable plane which remains at a constant distance 3p from the origin, cuts the coordinate axis at A, B and C respectively, show that the locus of the centroid of triangle ABC is x to the power minus 2 plus y to the power minus 2 प्लस z टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू p टू द पावर माइनस 2। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? अ वेरिएबल प्लेन। वेरिएबल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो फिक्स नहीं है, जिसका ओरिएंटेशन पोजीशन चेंज होते रह सकती है। तो कह रहा है अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p। मतलब वो क्या कह रहा है? वो जो वेरिएबल प्लेन है वो एक 3p के डिस्टेंस पे रहेगा। अब 3p ओरिजिन से डिस्टेंस रहना चाहिए। अब 3p किसी भी ओरिएंटेशन में रहे, उसका डिस्टेंस 3p होना चाहिए, बाकी उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कैसा प्लेन है? वेरिएबल प्लेन। बस क्या नहीं चेंज हो सकता? उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पक्के में क्या रहना चाहिए? 3p रहना चाहिए। अगर मैं आपको 2D में समझाने की कोशिश करूं, सपोज कि अगर मैं लाइन की बात करते रहता तो ये लाइन ओरिजिन से 2p के डिस्टेंस में, तो यहाँ पे भी ये लाइन ओरिजिन से 2p के डिस्टेंस में, ये लाइन भी यहाँ से ओरिजिन में 2p के डिस्टेंस में, ये लाइन भी यहाँ से ओरिजिन पे 2p के डिस्टेंस में। यानी ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है बट उसका डिस्टेंस चेंज हो सकता है क्या? नहीं। तो ये प्लेन कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट एक्स वाई, सॉरी ए बी सी, यानी एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे, जेड एक्सिस को सी पे। तो वेरिएबल प्लेन है तो अलग अलग पोजीशन में रहते रहते वो अलग अलग पॉइंट ए बी सी बनाएगा। तो आपसे कह रहा है शो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज x टू द पावर माइनस 2 प्लस y टू द पावर माइनस 2 प्लस z टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू p टू द पावर माइनस। अब ये चीज पता है ना आपको? लोकस कब आता है? लोकस तब आता है जब वो पॉइंट सेम सेट ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब अभी देखो हमारा जो प्लेन है उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, वो कांस्टेंट डिस्टेंस 3p पे रह रहा है। तो जितने भी 3p के डिस्टेंस में a b c के पॉइंट बनेंगे उनके लिए अलग अलग सेंट्रॉइड बनेगा ए बी सी का। तो आपको बताना है ऐसे पूरे जो सेंट्रॉइड का लोकस रहेगा, यानी सेट ऑफ पॉइंट जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन क्या आएंगी? x to the power minus 2 plus y to the power minus 2 plus z to the power minus 2 equals to p to the power minus। अब देखिए देखने में वेरिएबल प्लेन कंसेप्ट नहीं समझा तो बहुत हार्ड है ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते जाना। अब देखिए आपको कह रहा है ये प्लेन कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट ए बी और सी पॉइंट। मतलब कुछ ना कुछ एस इंटरसेप्ट बनेगा, कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट बनेगा, कुछ ना कुछ z इंटरसेप्ट बनेगा। तो आप ले लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन of
given variable plane B, x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1, where a, b and c are x, y and z intercepts रिस्पेक्टिवली। तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा। कैसे लिखते थे हम? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 लिख दिए। कल भी हमने एक इक्वेशन इस टाइप की देखी हुई थी, याद रखिएगा हमेशा ऐसे लिखते हैं x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। अब बताइए आपसे क्या कह रहा है? ये कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो आप पहले ये लेके सॉल्व कर सकते हैं या तो हम सेकेंड चीज लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ये जो प्लेन है ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे 3p फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या आपने? पढ़े? क्या पढ़े? वी नो दैट। क्या पता है आपको? द डिस्टेंस d ऑफ अ प्लेन जो किस फॉर्म में रहता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 इज। कैसे निकालते? d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहता है। तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं? therefore the distance d of the plane, कौन सा प्लेन है हमारा? इक्वेशन 1 क्या है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। हमको इक्वल्स टू क्या चाहिए? 0। तो यहाँ पे प्लस 1 इधर आया तो -1। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी -1 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट। कौन से पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है हमें? ओरिजिन से। फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0 इज क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या था? पहले a की वैल्यू, a की जगह क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन ए इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई, वाई की वैल्यू 0 प्लस 1 अपॉन सी इंटू जेड, जेड की वैल्यू 0। याद है ना? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये होता है x1 y1 z1। तो x की जगह x1 तो आएगा a इंटू x1, a की जगह है 1 अपॉन ए तो आया 1 अपॉन ए इंटू x1 की जगह है 0 तो आ गया 0 आया -1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लेकिन a की जगह यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन ए आ जाएगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर। समझा ना? और अगर ऐसे में आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे भी आपने फॉर्मूले में a का फॉर्म लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और यहाँ पे डिवीजन में है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि अगर प्लेन हमको दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा? मॉड ऑफ, फिर यहाँ पे d के जगह और कुछ यूज करना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएंगी? मॉड ऑफ a x के जगह x1 प्लस b y के जगह y1 प्लस c z के जगह z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करो। ये कौन से फॉर्म में? 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी वाई प्लस 1 अपॉन सी जेड -1 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ गई कैपिटल ए की जगह, ये आ गई कैपिटल बी की जगह, ये आ गई कैपिटल सी की जगह। तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। वैसे इजी है अगर आपको फॉर्मूला लगाना आता है तो, बट आपको डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिया हुआ है बट मुझे d की वैल्यू दी हुई है
डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स p, तो डिस्टेंस आ गया 3 टाइम्स p, तो मुझे क्या मिल जाएगा डिस्टेंस जो आ गया 3 टाइम्स p इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इंटू a 0, 0 इंटू 1 अपॉन b 0, 0 इंटू 1 अपॉन c 0, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें क्या बचेगा -1, और मॉड के अंदर -1 है, बाहर आएगा तो +1, तो मिलेगा 3p इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर। वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, उधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में, तो मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर। आए वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में थी, इधर गई तो मल्टीप्लीकेशन, 3p यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इधर आएगा तो डिवीजन में तो आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 3 आएगा। स्क्वायर कर दो तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9p का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया? 1 नहीं, इसको 2 देना पड़ेगा। दे दिए इक्वेशन 2, यहां तक उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, निकाल लिया यहां तक। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि शो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आना चाहिए x टू द पावर -2 प्लस y टू द पावर -2 प्लस z टू द पावर -2 इक्वल टू p टू द पावर माइनस आना चाहिए। अब बताइए ये कैसे लेके आएंगे आप, अब हमें यहाँ पे निकालना है सेंट्रॉइड, लेकिन उसके लिए हमें ABC ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट पता चाहिए, है ना। अगर हम ABC, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3, तभी आप इसके बीच का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, जो रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, B एंड C। अब वो कैसे निकालूंगा, आपको दे रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है आपका गिवन प्लेन पॉइंट A, B, C में, तो आप लिखेंगे एज द गिवन variable plane 1 cuts the coordinate axis at points A, B and C respectively. Therefore, the coordinates of point A, B and C कैसे आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालना है सबसे पहले। इस इक्वेशन को यूज करके, क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखना है, हमारे पास ज्यादा जगह नहीं होती यूपीएससी में, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। समझो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालना है। ए किसके एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला है, ए इंटरसेक्ट करने वाला है एक्स एक्सिस को करने वाला है। एक्स एक्सिस को जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, तो मुझे मिलेगा x अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी प्लस 0 अपॉन सी इक्वल टू 1, यानी x अपॉन ए की वैल्यू आ गई 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या आ जाएगा, a 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या आ जाएगा 0 b 0, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या आ जाएगा 0 0 रिस्पेक्ट। कैसे आया समझा, क्योंकि आप देखो आपने डेफिनेशन ही ऐसा याद किया, x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट, z अपॉन z इंटरसेप्ट, यानी x को इंटरसेप्ट करेंगे एट डिस्टेंस a, y को इंटरसेप्ट करेंगे एट डिस्टेंस b, z को इंटरसेप्ट करेंगे एट डिस्टेंस c आएगा। तो आ गया a 0 0 0 b 0 0 0, समझ में आया ना।
जिनको नहीं समझा वो ऐसा याद रखो। अभी जैसे हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला पॉइंट ए का, पॉइंट बी कब मिल रहा है? पॉइंट बी आपको मिल रहा है जब वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, तो एक्स वाली वैल्यू भी जीरो, जेड वाली वैल्यू भी जीरो, तो बचेगा y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? b। किसी भी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स वाई जेड। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो, z कोऑर्डिनेट जीरो, और y कोऑर्डिनेट कितना आया? जीरो भी जीरो। तो ऐसे याद रखो, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बताया इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पॉइंट ए बी सी यहां से मिल गए। अब आपको क्या यूज करना है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगर मेरे पास ए बी और सी ये पॉइंट है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z2, तो इनके बीच का जो सेंट्रॉइड रहता है, सपोज कि मैं पॉइंट G से डिनोट कर देता हूं, इसको देता हूं x y z, तो ये जो सेंट्रॉइड है इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 से, y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 से, z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय। तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सबको याद है, कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय रहेगा। तो हम ले लेते हैं सेंट्रॉइड एक, तो आप लिखेंगे लेट जी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी। क्यों ले रहे इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड? समझ में आ रहा है ना? आपको निकालना है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी सेंट्रॉइड बार बार चेंज होगा क्योंकि वेरिएबल प्लेन है, प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज होंगे। जो भी वैल्यू चेंज हो रही है उसको मैंने एक्स वाई जेड से डिनोट कर दिया, तो मैंने लिखा लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देयरफॉर बताइए ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास a0 0, बी का कोऑर्डिनेट है 0 b 0, सी का कोऑर्डिनेट है 0 0 c। पढ़े आपने, और आपने पढ़ा है वी नो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 इस कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय। याद है सबको? तो ये वैल्यू हो गई x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 आ जाएगा। तो बताइए जो भी आपका सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट कैसे इक्वल रहेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, यानी x1 a प्लस x2 0 प्लस x3 0 बाय 3। y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y1 0 प्लस y2 b प्लस y3 0 बाय 3। z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z1 0 z2 0 z3 c बाय, यानी यहां से x की वैल्यू आ गई a बाय 3, y की वैल्यू आ गई b बाय 3, z की वैल्यू आ गई c बाय 3। मतलब मैं अगर यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं, 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लाई होता है, a की वैल्यू आ गई 3x। b निकालना चाहूं तो यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लाई 3y, और अगर c निकालना चाहूं तो 3z। इक्वेशन नंबर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6 बताइए क्या मिलेगा आपको? आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर इक्वल है 1 अपॉन पी के स्क्वायर का दिया हुआ है। ये हो गई इक्वेशन 2।
और ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। हो गई। सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3y, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 3 z आएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 p का स्क्वायर। सबके डिवीजन में 9 है, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p का स्क्वायर। इसी को मैं ऐसा लिख सकता, नीचे पावर है तो 2 ऊपर गया तो -2, ऊपर गया तो -2, और यही आपको प्रूव करना था, which is the required equation of locus of centroid of triangle ABC। समझा पक्के में? इजी है, समझ रहा है? जितों को भी वाले क्वेश्चन में डाउट है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस अब हम सेंट्रॉइड निकालेंगे टेट्राहेड्रॉन का। समझे हमारा वाला क्वेश्चन? टेट्राहेड्रॉन पे भी क्वेश्चन था ना हमारे पास। ये वाला देखिए, a variable plane is at a variable plane is at a constant distance of p from the origin, at a constant distance p from the origin, and meets the coordinate axis at point A, B and C respectively, show that the locus of the centroid of the tetrahedron OABC is x to the power -2 plus y to the power -2 plus z to the power -2 equals to 16 p का पावर माइनस। अब देखिए हमें एक सेंट्रॉइड फिर से निकालना है, लेकिन इस बार सेंट्रॉइड किसका निकालना है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब कितने साइड्स हो गए, 4 साइड्स हो गए। तो अगर आपको कभी भी टेट्राहेड्रॉन का निकालना है सेंट्रॉइड तो टोटल 4 पॉइंट है, तो वैल्यू कैसे डिवाइड करेंगे आप, 4 से। बाकी पूरी चीज सेम रहने वाली है। क्या बोल रहा है, अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें वेरिएबल प्लेन लेना है, ये मीट करने वाला है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब कुछ ना कुछ x इंटरसेप्ट बनाएगा, कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट बनाएगा, कुछ ना कुछ z इंटरसेप्ट बनाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आप लिखेंगे लेट the equation of variable plane be x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1, where a, b and c are x, y and z intercepts रिस्पेक्टिव। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक। फिर उसके बाद आपको क्या कर रहा है, आपको कह रहा है ये जो प्लेन है ये कांस्टेंट डिस्टेंस p पे, किससे, ओरिजिन से। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, है, आप लिखेंगे v नो दैट, क्या पता है आपको, द
distance, the distance of the plane, कौन सा plane, ax plus by plus cz plus d equals to 0 from the point x1, y1, z1 is given by, क्या रहता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, पहले a x के जगह आ गया x1 प्लस b y के जगह आ गया y1 प्लस c z के जगह आ गया z1 प्लस d डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हियर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको प्लेन का, डिस्टेंस दिया हुआ है p, दिया हुआ है a b c d x1 y1 z1, पूरा देख लो। पॉइंट कहां से डिस्टेंस लेना है, ओरिजिन से, तो x1 y1 z1 की वैल्यू है 0 0 0 और आपका जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, x अपॉन ए को 1 अपॉन ए इंटू एक्स, y अपॉन बी को 1 अपॉन बी इंटू वाई प्लस 1 अपॉन सी इंटू जेड, यहाँ पे प्लस में इधर आया तो -1 इक्वल टू 0, लिख सकता हूं ऐसा। आएगा तो ये वैल्यू हो गई कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। तो कैपिटल ए की वैल्यू 1 अपॉन ए, कैपिटल बी की वैल्यू 1 अपॉन बी, कैपिटल सी की वैल्यू 1 अपॉन सी, कैपिटल डी की वैल्यू -1 आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या मिलेगा आपको। देयरफॉर डिस्टेंस जो कितना आ गया p इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गया 1 अपॉन ए इंटू x1 जो है 0 प्लस b की वैल्यू है 1 अपॉन बी इंटू y1 जो है 0 प्लस c यानी 1 अपॉन सी इंटू z1 जो है 0 प्लस d की वैल्यू है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 अपॉन बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर 1 अपॉन सी का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू आपको। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई तो क्या होता 0, 1 अपॉन ए इंटू 0, 1 अपॉन बी इंटू 0, 1 अपॉन सी इंटू 0 और यहाँ पे क्या है वैल्यू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का आएगा। तो बताइए p की वैल्यू क्या आएंगी, मॉड के अंदर नेगेटिव साइन है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जैसा था वैसा यहाँ पे p मल्टीप्लीकेशन इधर आया तो डिवीजन में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकली लिख के दिखाया था, इस पे मैंने सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से बता दिया, यानी ऐसा लिखने वाला। तो आपको दोनों में से जो भी लैंग्वेज अच्छे से लिखना जमता है आप वो लैंग्वेज यूज करके इसे लिख सकते हैं। मेन कंसेप्ट बेसिक आपको समझना जरूरी है। अब देखिए हमें फिर से क्या निकालना है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कौन से टेट्राहेड्रॉन का, ओ ए बी सी। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट लगेंगे किसके, ए बी और सी के, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 होता है, सबको पता है। तो चलिए अब आप निकालेंगे एक्स ए बी और सी कोऑर्डिनेट। वैसे तो आप ये देख के ही बता सकते हैं, ए कोऑर्डिनेट क्या आएगा a0 0, बी कोऑर्डिनेट b0 0, सी कोऑर्डिनेट c0 0। ये फायदा रहता है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का, a0 0 0 b0 0 0 c, ये आएगा कोऑर्डिनेट। याद है ना, क्योंकि x एक्सिस के लिए y और z 0 होता है, y एक्सिस के लिए x और z 0 होता है और z एक्सिस के लिए x और y 0 होता है। तो आप लिखेंगे सिंस the given variable plane
since the given variable plane intersects x, y and z axis at points A, B and C, at point A, B and C respectively. Therefore, the coordinates of points A, B and C are A का coordinate A0 0, B का coordinate 0 B 0 and C का coordinate 0 0 C रिस्पेक्टिवली. अब ये बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 है. x एक्सिस का x इंटरसेप्ट के लिए y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई a, तो कोऑर्डिनेट बन गया a0 0. आपके y इंटरसेप्ट के लिए x भी 0 होता है z भी 0 होता है, तो y अपॉन b आया 1 तो y की वैल्यू आ गई b, तो कोऑर्डिनेट बना 0 b 0, तो लास्ट वाला बनेगा 0 0 करके हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे इक्वेशन. लिख रहे हैं तो बताइए क्या रहेगा टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड, तो आप लिखेंगे वी नो दैट. क्या मालूम है आपको? द सेंट्रॉइड. पहले उसको लिख लो, एक सेंट्रॉइड को अज्यूम कर लो, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो. लेट जी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड बी द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी. तो ओ ए बी सी का आपने सेंट्रॉइड को ले लिया जी से जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड. फिर आप लिखेंगे वी नो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन जिसके कोऑर्डिनेट है जी एक्स वाई जेड, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी हैविंग वर्टाइसेस. ओ का कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 z1, ए का कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 z2, बी का कोऑर्डिनेट ले लो x3 y3 z3, सी का कोऑर्डिनेट ले लो x4 y4 z4 इज गिवन बाय रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाय 4. याद रखिएगा आपको यहाँ पे नाम मेंशन करने की जरूरत है क्या? नहीं. आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग वर्टाइसेस x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4 इज गिवन बाय. अब देखो यहाँ पे कितने आपको वर्टाइसेस दिख रहे हैं? 4. तो चारों का एवरेज लेना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाय 4. तो बताइए यहाँ पे क्या है? O की वैल्यू है 0 0 0, A की वैल्यू है A0 0, B की वैल्यू है 0 B 0 और C की वैल्यू है 0 0 C. तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4. तो बताओ देयरफॉर G का पहला कोऑर्डिनेट आपने क्या लिया था? x लिया था, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, तो x1 प्लस x2 a प्लस x3 0 प्लस x4 0 बाय 4. y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 0 y2 0 y3 b y4 0 बाय 4. z कोऑर्डिनेट की वैल्यू z1 0 z2 0 z3 0 z4 बाय. तो आपको समझ में आ रहा ना चीजें हार्ड है क्या यहाँ पे? नहीं.
तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू आ गई a/4, y की वैल्यू आ गई b/4, z की वैल्यू आ गई c/4। यहाँ से आप abc की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएंगी 4 डिवीजन में, इधर क्या मल्टीप्लीकेशन, तो 4x, b की वैल्यू 4y, c की वैल्यू 4z। तो आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। इसे तो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड बताइए क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन, ये रही आपकी इक्वेशन 2। और ये रही आपकी इक्वेशन, दोनों को यूज कर लो। क्या बनेंगे आपकी इक्वेशन, आपको मिलेगा 1/a का स्क्वायर, a की वैल्यू है 4x, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 1/b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 1/c का स्क्वायर, c की वैल्यू है 4z, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 1/p का स्क्वायर। यहाँ पे 16 16 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो तो क्या बचेगा, 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर इक्वल टू 16/p का स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं दैट इज, ऊपर जाएगा तो x का पावर -2, y का पावर -2, z का पावर -3 इक्वल टू 16 टाइम्स p का पावर -2। और यही प्रूव करना था आपको। आ गया। तो पहले क्वेश्चन के मुकाबले दूसरा क्वेश्चन आसान लगा होगा। तो आप देख रहे हैं अगर आप सेम कोर कंसेप्ट पकड़ के चलते रहे तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। आपको सेम चीज बार बार वही सॉल्व करना है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन अगर इस तरीके का दिया हुआ, variable plane is at a constant distance p from origin and meets the axis in A, B, C through A, B, C planes are drawn parallel to the coordinate planes. Prove that the locus of their point of intersection is x to the power -2 plus y to the power -2 plus z to the power -2 equals to p to the power -। फिर से देखिए क्या कह रहा है, एक वेरिएबल प्लेन है यानी जिसका ओरिएंटेशन पोजीशन चेंज हो सकता है, बट वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस p पे, किससे, फ्रॉम ओरिजिन। ये मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कौन कौन से पॉइंट में, ए बी सी। तो ए बी सी पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करने वाला है। अब वो पॉइंट ए बी और सी से आप क्या कर रहे हैं, प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी अगर ये मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर सपोज ये पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट आ गया a0 तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से एक पैरेलल प्लेन ड्रॉ करना है जो पैरेलल हो किसको, कोऑर्डिनेट प्लेन को। तो अगर x एक्सिस से ड्रॉ कर रहे हैं तो y और
z को पैरेलल होना चाहिए। y एक्सिस से ड्रॉ करोगे तो x और z को पैरेलल होना चाहिए, z एक्सिस से ड्रॉ करोगे तो x और y को पैरेलल होना चाहिए। तो कह रहा है आपको plane drawn to the coordinate plane, prove that the locus of their point of intersection is x to the power minus 2, y to the power minus 2, z to the power minus 2 equals to p to the power minus 2। कह रहा है जहां पे वो प्लेन जो आपने पैरेलल ड्रॉ किए वो जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा उनका जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, x to the power minus 2 plus y to the power minus 2 plus z to the power minus 2 equals to p to the power minus। अब जहां तक जैसे पिछले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड दिया था तो हमने सेंट्रॉइड सॉल्व किया, यहाँ पे पैरेलल प्लेन दिया है तो हम पैरेलल प्लेन सॉल्व करेंगे, लेकिन शुरुआत चेंज होंगी क्या, नहीं, शुरुआत वही रहेगी। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल प्लेन p, क्या लेते हैं हम, x upon x intercept plus y upon y intercept plus z upon z intercept equals to 1, where a, b and c are x, y and z intercepts x, y and z intercepts respectively। समझा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक बार आपने ये इक्वेशन निकाल दिया, फिर आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिया हुआ है, तो हम फिर से लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या पता है आपको, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। अब देखो मैं प्लेन को भी अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड लिखो और यहाँ पे x के डिवीजन में a है तो मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कैपिटल ax प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट x1 y1 फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 इज क्या रहता है, distance is equal to mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root of a square plus b square plus c square। Here बताइए हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दी हुई है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई प्लस 1 अपॉन सी इंटू जेड, यहाँ पे प्लस में इधर है माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन बी, सी की वैल्यू हो गई 1 अपॉन सी, डी की वैल्यू हो गई -1। फ्रॉम पॉइंट कहां से दिया हुआ है, ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0, तो x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, z1 भी 0 है, और हमें वो डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस दिया हुआ है बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। तो देख रहे कितना आसान रहता है अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ गया है तो देर दो। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू p इज इक्वल टू मॉड कैपिटल ए 1 अपॉन x1 0, कैपिटल B 1 अपॉन y1 0, कैपिटल C 1 अपॉन C, z1 0 प्लस d यानी -1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर यानी 1 अपॉन a स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन b का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 1 अपॉन c का स्क्वायर। 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो 0, तो आ जाएगा p इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का। मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू रही तो बाहर आने के बाद क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे p मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा
1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ गया सबको? अब बताइए आपसे क्या कह रहा है। अब आपको देखना है आपका प्लेन मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड वेरिएबल प्लेन, या तो आप ऐसा लिख सकते द वेरिएबल प्लेन 1 intersects coordinate axis at points A, B and C respectively. Therefore, the coordinates of point A, B and C are A का coordinate A00, B का coordinate 0B0, C का कोऑर्डिनेट 0, 0, C रिस्पेक्ट। आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करो। मैं पहले डायग्राम ऐसा बना देता हूं। इस तरीके का डायग्राम है। हमारा वेरिएबल प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए एक्स एक्सिस को, एट पॉइंट बी वाई एक्सिस को, एट पॉइंट सी जेड एक्सिस कर रहा है। अब ये पॉइंट ए 0, 0, 0, बी 0, 0, 0, सी। अब क्या बोला, जो पॉइंट ए पे इंटरसेक्शन हुआ वहां से आपको क्या करना है, एक प्लेन ड्रॉ करना है। किसको पैरेलल, कोऑर्डिनेट प्लेन को, यानी वाई जेड प्लेन को। तो देखिए मैं तो पहले ही ड्रॉ कर दिया, वाई जेड प्लेन को पैरेलल है पॉइंट ए से ये प्लेन है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या आएंगी, इस प्लेन पे देखिए वाई और जेड कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया हूं, 0 लिया हूं। तो इसकी इक्वेशन आएंगी x इक्वल्स टू ए, आएगी पक्के में। तो आपको ये वाली चीज याद रखना है कुछ, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे आप, आपने निकाल लिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी, निकाल लिया। तो आप लिखेंगे फिर द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है ए 0, 0, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज, क्या आएंगे इक्वेशन, x इक्वल्स टू ए। याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए जब भी पैरेलल निकालना है तो आपको यही याद रखना है, जैसे हम लोग लेते थे ना, अगर 2D में अगर आप लोगों को याद हो, ये होती थी x एक्सिस, ये होती थी y एक्सिस। यहाँ पे अगर x की वैल्यू है, तो अगर मुझे x इक्वल्स टू 2 लाइन ड्रॉ करना था तो मैं कैसे ड्रॉ करता था, पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस कौन सी इक्वेशन आती है, x इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 2D में डायग्राम, है ना। x इक्वल टू 2 कैसे ड्रॉ करते थे, एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू y एक्सिस। तो प्लेन में आप क्या करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जो कहां से पास हो, x इक्वल टू ए से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ए आ जाएगा। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट है 0B 0, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखिए आप y एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना, ये हो गया x y z, y पे कोऑर्डिनेट है 0B 0। तो मुझे एक प्लेन ड्रॉ करना है पैरेलल, तो y एक्सिस से पैरेलल कौन सा आएगा, x z प्लेन, पैरेलल टू x z प्लेन इज, क्या आएंगे इक्वेशन,
y इक्वल्स टू b आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 C पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। अब 0 0 C कौन से एक्सिस में है? Z एक्सिस। तो Z एक्सिस पे ड्रॉ करना है पैरेलल, तो कौन से प्लेन को पैरेलल आएगा? X और Y को। तो पैरेलल टू XY प्लेन इज क्या आएगा? Z इक्वल्स टू आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई ना? अगर मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दूं, तो ये आ गया पॉइंट ए 0 0, पॉइंट बी 0 B 0, पॉइंट सी 0 0 C। तो इस प्लेन की इक्वेशन जो पैरेलल है y z प्लेन से, ये क्या आ जाएंगे? x इक्वल्स टू इस प्लेन की इक्वेशन जो पास हो रहा है 0 B 0 से है, ये पैरेलल है कौन से प्लेन को? x z प्लेन। उसकी इक्वेशन क्या आएंगी? y इक्वल्स टू आएगी। और लास्ट ये वाला जो प्लेन है जो पास हो रहा है C पॉइंट से यानी 0 0 C से, जो पैरेलल है y और x प्लेन को यानी xy प्लेन को, उसकी इक्वेशन क्या आएंगी? z इक्वल्स टू। याद रख लेंगे। अगर आपने इतना याद रख लिया तो कुछ भी बचा है क्या आपके पास? नहीं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 एंड 5 बताइए क्या आएंगे आपके पास इक्वेशन? आपके पास इक्वेशन 2 है 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t का स्क्वायर। बताइए a का ऐसे इक्वल है x से, b का ऐसे इक्वल है y से, c का ऐसे इक्वल है z से। तो आ गया 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर इक्वल टू 1/t का स्क्वायर। देयरफॉर x का पावर -2 प्लस y का पावर -2 प्लस z का पावर -2 इक्वल टू t का पावर -2। फिर आप लिखेंगे फाइनल आंसर। याद रखिएगा हर इसमें फाइनल आंसर लिखना आपको। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन थ्रू a b and c is x to the power -2 plus y to the power -2 plus z to the power -2 equals to t to the power -2। तो यहाँ पे क्या नया कंसेप्ट याद रखना है आपको? सिर्फ पैरेलल प्लेन का कंसेप्ट। अगर आपका कोई भी प्लेन, मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं x y z, अगर मुझे कोई भी प्लेन ड्रॉ करना है पॉइंट ए से जिसका कोऑर्डिनेट है 5 0 0 पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी? x इक्वल्स टू। तो ये चीज अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्योंकि शुरुआत वाला पार्ट तो बेसिक है और वो सब में सेम जा रहा है, किसी में भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। समझा सकते हम? किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। जो है वेरिएबल प्लेन passes through a fixed point, passes through a fixed point A, B, C and meet the coordinate axis at A, B and C. Show that the locus of the point, so that locus of the point common to the plane
locus of the point common to the plane through A, B, C parallel to coordinate plane is A upon X plus B upon Y plus C upon Z इक्वल्स टू, देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक वेरिएबल प्लेन है जो एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, यानी वहां पे एक पॉइंट पक्के में रहने वाला है ए बी और सी, इससे उस प्लेन को जाना ही है एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी, देन शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट कॉमन टू द प्लेन थ्रू ए बी सी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। फिर से आपको पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन सॉल्व करना है और आपको दिखाना इक्वेशन आएंगी a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन z इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्वेश्चन में उसने a b c ये तीन वेरिएबल ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो आप इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1 लिख सकते क्या? नहीं, क्योंकि a b c ये तीन अल्फाबेट उसने इक्वेशन में यूज कर चुका है। तो मैंने कोई ऐसी कसम खा के रखा हूं क्या कि मैं x इंटरसेप्ट a लूंगा, y इंटरसेप्ट b भी लूंगा, z इंटरसेप्ट c लूंगा? नहीं, मेरी मर्जी है, मैं d f ले सकता हूं, मैं lmn ले सकता हूं, मैं pqr ले सकता हूं, जो मेरी मर्जी है मैं वो ले सकता हूं। तो चलिए ले लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन बी, क्या ले लेंगे? x अपॉन पी प्लस y अपॉन क्यू प्लस z अपॉन आर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर वेयर p q r are x y and z intercepts x y and z intercepts रिस्पेक्ट, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी क्यों नहीं दिया मैंने? देखो इक्वेशन में प्रूव करना है a अपॉन x, b अपॉन y, c अपॉन z। तो a b c ये तो पहले से ही क्वेश्चन ने अपने पास रिजर्व कर लिया है, तो मैं सेम वेरिएबल यूज कर सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन अगर मेरी जिद है मुझे a b c चाहिए तो मेरे को लेना पड़ेगा x अपॉन कैपिटल ए प्लस y अपॉन कैपिटल बी। लेकिन फिर देखो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये भी उन्होंने पहले से फिक्स करके रखा हुआ है, तो सेफ है कि आप दूसरे वेरिएबल्स ले लीजिए। समझा? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ रहा है? अब बताइए यहां पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? हमें दिया हुआ है ये प्लेन पास करता है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर से, अगर वो उस पॉइंट के ऊपर से पास करता है यानी वो पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है? उस प्लेन पे प्रेजेंट है, और अगर कोई भी पॉइंट किसी प्लेन पे प्रेजेंट हो तो वो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो आप लिखेंगे एज दिस वेरिएबल प्लेन passes through fixed point, as this variable plane passes through fixed point A, B, C, therefore it should satisfy equation 1। मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह a रख दो, जहां जहां पे y है उसके जगह b रख दो, जहां जहां पे z है उसके जगह c रख दो इक्वेशन 1 में। b क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन थी x अपॉन a फिर x अपॉन b, ये थी इक्वेशन। क्या थी इक्वेशन? x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इक्वल टू 1। लेकिन अब ये क्योंकि पॉइंट से पास हो रहा है ए बी सी से, तो मुझे x के जगह क्या रखना पड़ेगा? a, y के जगह b, z के जगह रखना पड़ेगा। क्यों रखा समझा? क्योंकि मेरा ये जो प्लेन है ये प्लेन पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट ने इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जहां जहां पे x उसके जगह मैं a रख सकता हूं, तो आ गया a अपॉन बी
जहां जहां पे y उसकी जगह b रखता हूं तो आ गया b बाई क्यू, जहां जहां पे z उसकी जगह c रखता हूं तो आएगा c अपॉन r इक्वल टू आ गया। अब इससे आगे कुछ सॉल्व कर सकते क्या? हम नहीं कर सकते, तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है? दिस प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे एज वेरिएबल as variable plane 1 intersects x, y and z axis at points A, B and C respectively. Therefore, the coordinates of points A, B and C are A का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये हमारी इक्वेशन। A का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? P 0 0 0 Q 0 and 0 0 R रिस्पेक्ट। समझ गया? क्योंकि पॉइंट ए कहां पे है आपका? एक्स एक्सिस पे, तो y और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो y और z कोऑर्डिनेट 0, तो x अपॉन p की वैल्यू आई 1, तो x की वैल्यू आ गई p। समझा? सिर्फ ए बी सी के जगह यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर, तो कोऑर्डिनेट में भी क्या आएगा? पी क्यू आर आएगा। अब आपको क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है प्लेन पैरेलल करना है, तो शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट कॉमन टू द प्लेन थ्रू ए पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, बी से बी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, सी से पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गया मेरा ए जिसका कोऑर्डिनेट है पी 0 0, वाई एक्सिस पे आ गया बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 Q 0, और जेड एक्सिस में आ गया पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 आ गया। तो चलिए लिखते हैं, आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है P 0 0 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखिए एक्स एक्सिस से अगर मैं पैरेलल वाला ड्रॉ करूंगा तो किसको पैरेलल रहेगा? वाई जेड प्लेन को, तो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इस क्या आएगा? यहाँ पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, क्या आ रहा है? एक्स इक्वल टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बाकी लिखिए द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 Q 0 एंड पैरेलल टू। अब देखिए हम पॉइंट बी से प्लेन को ड्रॉ करेंगे, हमें पैरेलल ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट प्लेन्स को, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन सा आएगा? y से पैरेलल ड्रॉ करना है, तो किसको पैरेलल आएगा? x और z, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन इज क्या आएगा? y की वैल्यू q आएगा। याद है ना, जिसको पैरेलल है जो पॉइंट से पास हो रहा है वही लेना है। तो एक्स एक्सिस को एक्स से ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वाई जेड, तो किसका कोऑर्डिनेट देखेंगे? एक्स का, तो एक्स आ गया। किससे ड्रॉ करना है? वाई से पैरेलल टू एक्स जेड, तो किसका कोऑर्डिनेट देखेंगे? वाई। तो किससे ड्रॉ करना है? जेड से, किसको पैरेलल? एक्स वाई को, तो किसका कोऑर्डिनेट देखेंगे? जेड का। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 R एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज। फिर से आपने पैरेलल ड्रॉ किया है किससे? आपको पॉइंट Z से पैरेलल ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में, तो जिसका कोऑर्डिनेट देखेंगे Z का, Z का कोऑर्डिनेट क्या है? आ गया Z इक्वल्स टू R। तो फ्रॉम इक्वेशन 2
3, 4 and 5. We get क्या है इक्वेशन 2 आपकी? ये है इक्वेशन 2. फिर क्या है आपकी इक्वेशन 3? x इक्वल है p से, तो जहां जहां p है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x. क्या है इक्वेशन 4? y इक्वल टू q, यानी जहां जहां पे q है उसके जगह में लिख सकता हूं y. और क्या है इक्वेशन 5? z इक्वल टू r, यानी जहां जहां पे r है उसके जगह में लिख सकता हूं z. तो क्या बनी इक्वेशन? a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू, और ये प्रूव करना था आपको. आप लिखेंगे फाइनल आंसर. देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट कॉमन टू द प्लेन थ्रू ABC पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन इज a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू 1. देखिए लोग वेरिएबल प्लेन के क्वेश्चन से डरते हैं, बट वेरिएबल प्लेन का क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान होता है. उम्मीद है सबको समझ में आया होगा. क्वेश्चन आसान है, सबको समझ रहे. तो आज का लेक्चर यही था. उम्मीद है सबको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे. और प्लीज ये क्वेश्चंस को एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको स्टेप्स अच्छे से याद हो.